मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और वीडियोस को शेयर कर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि जितना फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं उतना ही दूसरे लोग भी फ़ायदा इसका उठा सकें। और कमेंट्स जैसे आप पहले देते आ रहे हो वैसे ही कमेंट्स देते रहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कहाँ तक पसंद आ रही है और आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। कौन सा विषय ऐसा है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया बनाकर आप लोगों के सामने लाऊं, तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स जो हैं वो मुझे आप देते रहिए। तो आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो विषय मैंने कक्षा 9वीं में से लिया है और पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी पाठ जो है, इस पाठ में लेखक ने अलग अलग पात्रों को लिया है और जहाँ अलग अलग पात्रों को लिया जाता है उनके मध्य में बातचीत करवाई जाती है, उनको अलग अलग पेश किया जाता है, यानी कि एक नाटक के रूप में वो खेला जाता है। तो उसे हम कहते हैं एकांकी, यानी कि एक पर्दे में, छोटे पर्दे पर उसको खेला जाता है, तो उसे हम कहते हैं एकांकी। तो ये जो रीढ़ की हड्डी पाठ है ये भी एक एकांकी है। तो इसमें लेखक ने बहुत बड़े उद्देश्य को उठाया है, यानी कि ये एक एकांकी, एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। और इसमें लेखक का जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के अधिक पढ़े लिखे होने को बहुत बुरा मानते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। एक अच्छी बहू तो चाहते हैं अपने घर में, एक संस्कारी बहू चाहते हैं जो कि उनके परिवार को संभाल सके, उनके परिवार को आगे बढ़ा सके। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि जिससे उनका जो बहू है उनकी वो पूरी तरह उनसे दबकर रहे और उनके आगे कोई भी प्रश्न या सवाल खड़ा ना कर सके। और ये तभी संभव हो सकता है जब उनकी जो बहू है वो पढ़ी लिखी ना हो। अगर पढ़ी लिखी है भी तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, हद से ज़्यादा मैट्रिक पास हो। तो यही बात जो है वो लेखक ने अपने इस पाठ में उठाई है। तो लेखक ये भी कहना चाहता है कि आज के समय में भी ऐसे कुछ दकियानुसी विचारों वाले लोग हैं, लेकिन आज समय पूरी तरह से बदल चुका है और आज स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, दोनों ही बराबर पढ़ रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं तो स्त्रियां जो हैं वो पुरुष से बहुत आगे निकल चुकी हैं। पढ़ाई लिखाई क्या, हर एक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुष से बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला रूप जो है वो लेखक ने अपनी इस एकांकी के द्वारा लोगों के सामने पेश किया है, ताकि लोगों की जो मानसिकता है वो उसके बारे में बता सके। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं उमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप, प्रेमा, एक नौकर भी है जिसका नाम है रतन। जो मेन माने जाते हैं, मुख्य पात्र माने जाते हैं, वो माने जाते हैं उमा और शंकर। लेकिन इन दोनों में से भी जो उमा है वो अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि जो पूरी कहानी, जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरी कथा है, वो सारी की सारी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि इस एकांकी में उमा जो पढ़ी लिखी लड़की है उसे कम पढ़ी लिखी बताना उसके माँ बाप की मजबूरी मानी जाती है। नौकर है जो कि उमा के घर में काम करता है और इसके अतिरिक्त शंकर जो कि उमा को देखने के लिए आता है, उमा के लिए उसके पिता द्वारा पसंद किया जाता है। राम स्वरूप ये है उमा के पिता। प्रेमा उमा की
माता। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। तो ये हमारी इस एकांकी के मुख्य पात्र माने जाते हैं। तो एकांकी का आरंभ जो है वो एक कमरे से होता है। कमरे में एक अधेड़ उम्र के आदमी जो हैं वो कमरे में प्रवेश करते हैं और उनकी चेहरे पर जो है वो चिंता दिखाई देती है। चिंता का कारण है कि आज उनके घर पे उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और वो जो अधेड़ उम्र के पुरुष हैं वो है राम स्वरूप उमा के पिता। अब उनकी जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जा रही है। बहुत उनके चेहरे पर हाव भाव जो है वो ऐसे ही दिखाई देते हैं कि लड़के वाले आने वाले हैं और घर की तैयारियां जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पाई। जो नौकर है उसको डांटते हुए बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि ये तख्त पोश जो तख्त है इसको यहाँ पर बिछा, इसके ऊपर दरी बिछा, मालकिन से दरी लेके आ जो कि कल धोबी से धुल कर आई है, और चद्दर लेकर आ। वो सारी वस्तुएं उससे मंगवाते हैं और उसी समय उमा की माता का प्रवेश होता है और उमा की माता जो है वो उनसे पूछती है कि इस समय आपको धोती की आवश्यकता क्यों पड़ गई, अभी तो आपने साफ़ सुथरी धोती पहनी है। वो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, मैंने तो दरी मंगवाई थी, चादर मंगवाई थी, तो यहाँ पर ये धोती कहाँ से आ गई। उमा की माता कहती है प्रेमा कि आपने ही तो नौकर को बोला था कि वो दरी लेकर आए और वो धोती लेकर आए। वो परेशान हो जाते हैं और झुंझलाते हुए कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, मैंने इससे दरी और चादर मंगवाई थी। तब उसे दोबारा भेजा जाता है कि वो जाए और वो दरी और चादर लेकर आए और साथ में उसको हारमोनियम और सितार भी लाने के लिए बोला जाता है। तब जो प्रेमा है यानी कि उमा की माता वो राम स्वरूप को बताती है कि आपकी लाडली यानी कि जो उमा है वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। कारण क्या था उमा के मुंह फुलाने का? कारण था कि जो उमा है वो ऊपरी दिखावे को पसंद नहीं करती। यानी कि उसकी माता उसे कहती है कि तुम अपने चेहरे पर पाउडर वगैरह लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लो। तो जो उमा है उसे इन चीज़ों से बहुत नफरत है। वो चाहती है कि जैसी वो है वैसी ही वो नज़र आए। तो उमा की माता जो प्रेमा है वो उनके पिता को कहती है कि आपकी लाडली मुंह फुलाकर बैठी है, आपके कहे अनुसार मैंने उसके आगे पाउडर रख दिया, उसे हल्का सा मेकअप करने के लिए कह दिया, लेकिन वो है कि वो मानने को तैयार नहीं है। इतना उसने सुना कि तुम्हें मेकअप करना है तो वो मुंह फुलाकर चादर के अंदर पड़ गई। तब उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, जैसे भी है रहने दो, अगर तुम मना सकती हो तो उसको मनाओ, लेकिन नहीं मना सकती तो कोई बात नहीं, दिखने में बुरी नहीं है। वैसे पता नहीं ये लड़की कैसी है। आजकल का जो ज़माना है इस ज़माने पर लोगों का काम धंधा ये पाउडर वाउडर के ऊपर ही चलता है, यानी कि एक बिजनेस है। अगर ये लड़कियां ही इसे नहीं इस्तेमाल करेंगी तो उनका बिजनेस जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब उमा की माँ कहती है कि आपने ही उसे पढ़ा लिखा दिया, आपने ही उसको ये सब कुछ सिखाया, मैंने तो बोला था कि उसे कम पढ़ाओ। एक हमारा ज़माना था जिसमें ये सब कुछ होता ही नहीं था, थोड़ा सा पढ़ लिया तो बस बहुत हो गया, और वो तुम्हारी आजकल की एमए और बीए के बराबर है। तब उमा के पिता जो हैं वो एकदम से झुंझला उठते हैं और वो कहते हैं कि अरे अरे क्या बोलती जा रही हो, मैंने तुम्हें बोला था कि उमा जो शंकर यानी कि लड़के वाले जब सामने आएंगे तब उनसे ये सारी बातें छुपानी है, और तुम हो कि अभी से ये सब कुछ उगले जा रही हो, तो जब उनके वो जो लड़के वाले आएंगे तब तुम क्या करोगी। तब उमा की माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में अब इसके बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी। बड़े परेशान होते हैं। अचानक से उन्हें याद आता है कि हमने सारी तैयारियां कर ली तो मक्खन तो मंगवाया ही नहीं, मक्खन नहीं मंगवाया तो वो ब्रेड के ऊपर कैसे लगेगा। वो कहती है कि मैंने मीठा भी तैयार कर लिया, ज़्यादा तो वो खाएंगे नहीं मीठा, मैंने बाकी सब कुछ भी तैयार कर लिया, उनके स्वागत में जो जो आगे रखना है मैंने सब कुछ तैयार कर लिया।
लेकिन अब मक्खन रह गया। अब वो फिर राम स्वरूप है वो झुंझला उठते हैं। वो कहते हैं कि पूरे मौके पर तुम्हें याद आया, अब रतन जो नौकर है वो कहाँ कहाँ जाएगा, घर का काम देखेगा या बाहर तुम्हारा मक्खन लेने जाएगा। लेकिन जैसे तैसे होता है तो वो उसे नौकर को भेज देते हैं मक्खन लेने के लिए। नौकर जो है वो मक्खन लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर ये तैयारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। अचानक से उसी समय कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। राम स्वरूप उनको अंदर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, रास्ता आसानी से मिल गया, घर आसानी से मिल गया। तो जो शंकर के पिता है वो ही करके हंसते नहन लगते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हम आसानी से यहाँ पर पहुँच गए। नौकर भी आता है, वो पिछले दरवाजे से आता है और अंदर चला जाता है। अब उनके स्वागत में जो तैयारियां कर रहे थे वो तैयारियां ख़त्म होती हैं और उनका स्वागत किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है। दो ही लोग उमा को देखने के लिए आते हैं, शंकर और उसके पिता। अब बैठे बैठे ही राम स्वरूप और शंकर के पिता जो हैं गोपाल प्रसाद, उन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत करते करते वो अपने पुराने समय को याद करने लगते हैं कि हमारा समय ऐसा था, हमारा समय वैसा था, हम तो पुराने समय में इतना कुछ खा जाते थे, सोचते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं हमें महसूस होता था, पुराना समय हमारा बहुत अच्छा था। मतलब यही बातें करते हैं, बात बात पर वो अपने पुराने समय की बातें करते हैं। एक तो हमारा ज़माना था, एक हमारा समय था, ऐसी ऐसी वो बातें करते रहते हैं। अब जो राम स्वरूप है उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तब उमा को कमरे में बुलाया जाता है। कमरे में आते हैं, उमा आंखें नीचे किए हुए चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है और वहाँ पर बैठ जाती है। जो शंकर के पिता है वो उससे सवाल जवाब पूछना शुरू करते हैं कि घर का काम आता है, ये आता है, वो आता है। अमूमन जो होता है कि लड़कियों से सवाल किए जाते हैं। प्रश्नों का दौर चलता है। उमा आंखें नीचे किए कि ही उनको उत्तर देती रहती है। बिल्कुल सिंपल सी आती है, कोई मेकअप नहीं, कोई सजावट का काम नहीं उसने कर रखा। वो वहाँ पर आती है तो उन लोगों के मतलब जो प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाते हैं उनका उत्तर वो देती रहती है। अब प्रश्न पूछते पूछते अचानक से जो शंकर के पिता हैं गोपाल प्रसाद, वो उमा को गाना गाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हम भी देखें कि तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना सुरीला गाती हो। उमा जो है वो गाना शुरू करती है। गाना गाते गाते अचानक से उसकी आंखें ऊपर उठ जाती हैं और सीधी जाकर शंकर पर पड़ती है। वो शंकर को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, एकदम से भौचक्की रह जाती है। जैसे उसने शंकर को देखा उसे कुछ अचानक से याद आ गया। गाना उसका वहीं पर रुक जाता है, वो गाना गाना बंद कर देती है और शंकर को देखकर एकदम से हैरान होकर वहां से उठ जाती है। जो सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो उमा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो उमा जो है वो एकदम से ऐसे उठकर खड़ी हो गई। अब वो कहते हैं कि जो शंकर के पिता हैं वो बातों बातों में इससे पहले राम स्वरूप को बताते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मैट्रिक पास लड़की चाहिए, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे घर को संभाल ले, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो जो है वो हमें पसंद नहीं है। हालांकि जो शंकर है वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है और उसमें एक बार फेल भी हो चुका है। जब उमा के पिता इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उसकी बात को छुपाते हैं कि ये फेल हो गया था और वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो बीमार हो गया था जिसके कारण ये पेपर ही नहीं दे सका। उमा के पिता इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहते और चुप हो जाते हैं और ये उनके दिमाग में ये बात घर जाती है कि इन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वो हालांकि उमा की शिक्षा को छुपाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें ना चाहते हुए भी उमा की शिक्षा को छुपाना पड़ता है क्योंकि वो इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब जब उमा गाना बंद करती है तो वो उमा से पूछते हैं शंकर के पिता
कि जो तस्वीरें बनी हुई है, जो पेंटिंग बनी हुई है, ये किसने बनाई है। तो उमा के माता या पिता दोनों में से कोई जवाब देता है कि हाँ, ये सब कुछ उमा ने ही बना रखा है। अब शंकर के पिता उससे पूछते हैं कि कोई इनाम भी जीता है, तो वो कोई उत्तर नहीं देती। उमा के पिता कहते हैं कि ये शर्मा रही है, इसलिए कोई भी उत्तर नहीं दे रही। तो उमा जो है शंकर के पिता वो कहते हैं कि इसे भी तो किसी बात का उत्तर देना चाहिए। तब उमा अचानक से गुस्से में आकर बोलती है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वो कहती है कि हम तो लड़कियां जो हैं, हम तो कुर्सी मेज के बराबर होती हैं, जिससे कोई उनकी रुचि के बारे में नहीं पूछता, उनसे ये नहीं पूछता कि तुमने इनके साथ जाना है या नहीं जाना, बल्कि उनका तो दाम तय कर लिया जाता है, उनका मोल भाव कर लिया जाता है और उन्हें बेचने वाला बेच देता है और ख़रीदने वाला खरीद देता है। यानी कि उमा ने लड़कियों को यहाँ पर एक सामान के बराबर बताया है कि जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है कि वो उन्होंने क्या करना है कि क्या नहीं करना। देखने वाले आते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, अगर वो उनको अच्छा लगा तो वो उसका रिश्ता तय कर देते हैं और अगर नहीं लगा तो वो इनकार करके चले जाते हैं। उस जो उमा की बातें हैं वो शंकर के पिता को यानी कि गोपाल प्रसाद को बहुत ज़्यादा चुभनी शुरू हो जाती हैं, बहुत गुस्सा उनको आता है। तो वो गुस्से में आकर कहते हैं कि इतना अधिक बोलती है ये लड़की, इसे कुछ शर्म लिहाज नहीं है कि किससे अपने बड़ों से कैसे पेश आना है, कैसे उनसे बात करनी है। तब उमा कहती है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। ये सुनकर, बात सुनकर जो शंकर के पिता है वो हैरान हो जाते हैं और राम स्वरूप को वो कहते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें मैट्रिक पास से ज़्यादा लड़की नहीं चाहिए। आपकी लड़की ने बीए कर रखा है तो आपने हमारे से ये बात छुपाई है, आपने ये झूठ बोला है। तब उमा उनको कहती है कि आपने मेरे पिता के झूठ को तो देख लिया, उन्होंने इस बात को छुपाया क्योंकि वो लड़की के पिता और इस रिश्ते को वो ठुकराना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या आप अपने लड़के के बारे में जानते हैं? आपका लड़का कैसा है? आपका जो लड़का है उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उसकी बात सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि जो उमा है वो क्या कह रही है। वो कहती है कि आपका जो लड़का है पिछले कुछ दिनों में ये लड़कियों के हॉस्टल के बाहर पकड़ा गया किसी लड़की को छेड़ते हुए, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए। ये तो गनीमत रही कि ये मारपीट नहीं हुई और उसको ये वहाँ से भाग गया। अब आप बताइए कि आपका बेटा झूठा है या मेरे पिता झूठे हैं? हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताती हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब आप बताइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है? वो सीधा तन कर तो बैठ नहीं सकता। आपकी हाँ कि मैं हाँ मिलाता है, उसे सीधा अपना कोई उत्तर नहीं दिया जाता। वो खुद अपने सहारे पर खड़ा नहीं हो सकता, अपने सहारे पर बैठ नहीं सकता। अगर आप उसे कहते हैं बैठ तो वो बैठता है, आप कहते हैं खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता है। यानी कि वो आपके इशारों पर चलने वाली कठपुतली है। तो आपके बेटे की तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से, आप क्या इनकार करेंगे, इस रिश्ते से मैं ही इनकार करती हूँ। तब शंकर और उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह बड़बड़ करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये एकांकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें लेखक ने एक संदेश दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। हाँ, माँ बाप की मजबूरी होती है और कुछ दकियानुसी विचार वाले लोग होते हैं जो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, और माँ बाप की मजबूरी ये होती है कि उन्हें उसकी बेटी की शिक्षा को छुपाना पड़ता है कि वो कहीं अच्छा रिश्ता जो है उनकी हाथों से निकल ना जाए। लेकिन लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, वो उनके बराबर चल रही हैं, उनसे कहीं ऊंचा उठ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। यही संदेश देना इस कहानी के लेखक का उद्देश्य रहा है। तो ये था हमारा रीढ़ की हड्डी कहानी एकांकी की व्याख्या, जिसको मैंने बहुत सरल और सिंपल शब्दों में आपको बताई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़रूरी हैं, शेयर कीजिए जितना अधिक आप कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और जो आपके बाकी जान पहचान के बाकी लोग हैं उनको उससे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मिल जाएंगे
इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, मुख्य जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे और वो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको देख सकते हो, उनको कर सकते हो। और अगली वीडियो जो होगी वो इससे संबंधित ही होगी। तब तक के लिए, अपनी नई वीडियो जब तक लेकर आती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद।